Hello dear student, welcome you all again in this lecture session video. This is Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops Part 2. And today's lecture I am going to discuss about other diseases of apple. In last class we had discussed about the scab disease of apple, and today we are going to discuss about fire blight and powdery mildew. So fire blight is caused by a bacteria which is Erwinia amylovora. So this disease is very destructive in apples for over 200 years, which is capable to destroy the whole orchard. So that's why this bacteria is very dangerous and a very dangerous threat for the apple production. So this disease was first time recorded in USA as early as 1780, and in India this disease are occurred in Kashmir Valley. So अब हम सिम्टम्स देखते हैं इस डिसीज़ के बारे में. इस डिसीज़ का सिम्टम्स ग्राउंड लेवल से ऊपर के सारे ही पार्ट में देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लॉसम, फ्रूट, शूट, ब्रांचेस एंड लिम्स, इवन रूट स्टॉक में भी. तो साथ ही साथ ये जो सिम्टम्स होता है इस पैथोजन के द्वारा जो सिम्टम्स प्रोड्यूस किया जाता है, हम इसे बहुत ही ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि दिस डिसीज सिम्टम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर डिसीजेस. सो लेट्स सी हाउ इट इज़. इसमें मेनली इनमें जो सिम्टम्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्लांट के जितने भी ग्राउंड लेवल से ऊपर का पार्ट है उसमें सभी में सिम्टम्स देखने को मिलता है. बट जो मेन सिम्टम्स हैं वो इनका प्रोड्यूस होता है ब्लॉसम, शूट्स एंड फ्रूट्स में. तो पहले हम देखते हैं ब्लॉसम्स में. जैसे कि आप इमेज ए में देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉसम में सिम्टम्स प्रोड्यूस है और ऊजिंग भी देखने को मिलती है. तो ब्लॉसम क्लस्टर में क्या होता है, ब्लॉसम में जो सिम्टम्स हैं वो पेटल के गिरने के 1 से 2 वीक के बाद दिखाई देना स्टार्ट होते हैं, जिसमें फ्लोरल, रिसेप्टल, ओवरी एंड पेडंकल में वाटर सोक पैचेस बनना स्टार्ट होते हैं. ये वाटर सोक पैचेस का जो कलर होता है वो स्टार्टिंग में ग्रेइश ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और बाद में यह जहाँ पे जो लीजन फॉर्म हुआ है वहाँ की टिश्यू मुरझा जाती है, सूख जाती है या फिर श्रिवल हो जाती है. श्रिवल होने के बाद ये डिसीज़ धीरे धीरे ब्राउन टू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगती है. तो बेसिकली इसमें जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है वो वाटर सोक्ड लीजन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बाद में ड्राई होके ब्लैक टू ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड सेम सिम्टम्स आपको शूट्स में भी देखने को मिलेंगे. जैसे कि ब्लॉसम क्लस्टर में भी आपको ऊजिंग दिख रही है, बैक्टीरिया जो कि ऊज प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान. तो वो क्या होगा, यहाँ आपको ये वाले पोर्शन में आपको इसका ऊज देखने को मिल रहा है. देन हम बात करते हैं शूट की. प्लांट में जो आपका जो ट्री होता है एप्पल का, उसके सेवरल शूट्स इन्फेक्ट होते हैं एट अ टाइम, और जो शूट होता है स्टार्टिंग में उसमें सडनली से विल्ट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से पत्तों में विल्टिंग आ गई है, मुरझा गए हैं. और इस सिम्टम का इसमें जो सिम्टम्स अपीयर होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है, इसलिए यह अदर डिसीज़ेस से इसे हम डिफरेंस कर सकते हैं. डिफरेंस करना बहुत इजी है. क्योंकि इसके टिप में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ उसका जो ऊपर का पोर्शन है वो थोड़ा सा हाफ रिंग फॉर्म करता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं शेफर्ड क्रूक्स अपीयरेंस. जो ट्विंग होता है वो शेफर्ड क्रूक अपीयरेंस देता है. शेफर्ड क्रूक मीन्स आप ये इमेज में देखते हैं कि जैसे कि जो मोस्टली जितने भी शिप चराने वाले चरवाहे होते हैं वो इस तरह के शूट का यूज़ करते हैं चराने के लिए शिप को, जिनका जो बेस होता है वो स्ट्रेट होता है और जो टिप का पोर्शन होता है वो हुक के पैटर्न में होता है. तो इसीलिए हम इस सिम्टम्स को बोलते हैं शेफर्ड क्रूक अपीयरेंस. तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है. इस तरह से लीफ में शेफर्ड क्रूक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड देन डिसीज्ड शूट के लीव्स पूरी तरह से धीरे धीरे नेक्रोटिक होने लगते हैं. लेकिन नेक्रोटिक होने से पहले इन लीव्स के मिडरिप और वेन्स में ब्लैकनिंग आने लगती है, एंड देन ये नेक्रोटिक होके सूख जाते हैं और पूरी तरह से
इन्फेक्शन जैसे ही हाई होने लगता है तो आप प्लांट जो इसके जो शूट्स होते हैं वो पूरी तरह से मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसमें भी शूट्स में भी सिम्टम्स वाटर सोक्ड लीजन बन फॉर्म होते हैं एंड देन वो भी ब्राउन टू ब्लैक डिस्कलरेशन यानी कि नेक्रोटिक हो जाता है। तो ये इसका बेसिक सिम्टम था। देन अब आते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट में भी सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं लेकिन जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और उनमें ही इन्फेक्शन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं उनमें भी वाटर सोक्ड लीजन फॉर्म होते हैं जो कि बाद में ब्राउन टू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, जैसे कि इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। एंड जो बैक्टीरिया होता है जहाँ पे लीजन फॉर्म हो जाते हैं वहाँ से बैक्टीरिया के ooze ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया ooze है जो कि फ्रूट से निकल रहा है एज अ ड्रॉपलेट। इस तरह से प्लांट इफ़ेक्ट होता है एप्पल का। और आप देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरह से पूरा का पूरा जो ट्री है उसमें पार्शियली विल्टिंग के सिम्टम्स शो हो रहे हैं और प्लांट पूरी तरह से मरा नहीं है, लेकिन मोस्टली जो जहाँ पे आपके फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे फ्रूट प्रोड्यूस होता है, वो एरिया सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। तो इस वजह से ये डिसीज़ बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही एक थ्रेट है ग्रोवर्स के लिए, क्योंकि यह प्रोडक्शन पूरी तरह से हाफ कर देता है। ये था इस डिसीज़ का सिम्टम्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन। जैसे कि मैंने पहले बताया, दिस डिसीज़ is caused by a bacterium which is Erwinia amylovora, and the Erwinia amylovora is belong from Interbacteriaceae family। एंड जो इसके सेल्स होते हैं वो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यह अमाइलोवोरा है, Erwinia amylovora का स्ट्रक्चर है जो कि एक लीफ से कलेक्ट किया गया है। ये जो बैक्टीरिया है इसका जो शेप होता है वो रॉड शेप का होता है। ये बैक्टीरिया भी ग्राम नेगेटिव होते हैं एंड इसका जो साइज़ होता है इसे अब तक 0.5 टू 1.0 इंटू 3.0 mm तक रिकॉर्ड किया गया है इसका साइज़, यानी कि इसकी लंबाई। और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, यानी कि यह मोटाइल बैक्टीरिया है। और इसमें फ्लैजिला जो मोस्टली हम बहुत सारे अभी तक हमने जितने भी बैक्टीरियल डिसीज़ की स्टडी की है उसमें या तो बैक्टीरिया के सिंगल पोल पे फ्लैजिला है या फिर उनके दोनों साइड पे फ्लैजिला है, दोनों पोल पे। बट इरविनिया अमाइलोवोरा में ऐसा नहीं है। इरविनिया अमाइलोवोरा में उसके सेल्स के चारों ओर फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये फ्लैजिला, इस टाइप के फ्लैजिला अगर किसी बॉडी में अकर होते हैं तो हम उसे बोलते हैं पेट्रीट्राइकस फ्लैजिलम, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हमें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। ये जो बैक्टीरिया है इसमें पेट्रीट्राइकस फ्लैजिलम पाए जाते हैं एंड ये फ्लैजिला बैक्टीरिया को बहुत ही हेल्प करता है उसके मूवमेंट के लिए, जिससे ये जो बैक्टीरिया बहुत फास्ट मूव होता है और फास्ट ग्रो होता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लैजिला ओनली। ये था इस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ईडियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसीज साइकिल के बारे में। जो बैक्टीरिया है इसका जो मोस्टली जो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है वो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है प्राइमरी इन्फेक्शन मोस्टली फ्लोरल पार्ट से स्टार्ट होता है, जिसमें या तो फिर कैंकर के थ्रू प्रोड्यूस होगा या तो फिर ये इन्फेक्टेड बर्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया ऑलरेडी जब सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तो जो वुड्स होते हैं उसमें कैंकर प्रोड्यूस होते हैं। इन कैंकर में ये बैक्टीरिया काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये बैक्टीरिया अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया हैं वो प्लांट में बहुत ईजिली एंटर कर सकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया सॉइल में अगर मिक्स हो गए हैं, उनके जो ऊज है उनके थ्रू वहाँ पे जाके वो सॉइल में जाके मिल गए हैं तो वो बहुत इजीली ही प्लांट में एंटर कर सकते हैं। यह प्लांट में सेक्रेटरी सेल्स यानी कि नेक्रोट्रोज के थ्रू एंटर करते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट जैसे कि प्लांट बग्स, फाइला, इनके द्वारा भी जो क्रिएटेड वुंड्स होते हैं उनके द्वारा ये बहुत ही ईजिली स्प्रिंग के सीज़न में प्लांट के अंदर एंटर कर जाते हैं। और इसके अलावा हनी बी भी
बहुत ही हेल्प करता है डिसीज़ को स्प्रेड करने में। अगर कोई डिसीज़ प्लांट है, अगर वहाँ से फीडिंग की है हनी बी ने या फिर प्लांट बग्स या पाइसला ने, फिर ऐसे इंसेक्ट अगर जाके किसी हेल्दी प्लांट में फीडिंग करते हैं तो वहाँ पे यह बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। और मोस्टली बी में यह बैक्टीरिया फ्लोरल पार्ट से एंटर करता है, एंड फ्लोरल पार्ट से एंटर करने के बाद उन्हें वो इन्फेक्टेड बना देता है। उनमें सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगते हैं जिसमें बैक्टीरिया के ऊस प्रोड्यूस होने लगते हैं, एंड देन धीरे धीरे सिम्टम्स पूरी तरह स्प्रेड हो जाता है, एंड स्प्रेड होने के बाद सिम्टम्स कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और एक बार ये बैक्टीरिया प्लांट में, ट्री में इस्टेब्लिश होने के बाद जो इसका ग्रोथ होता है बहुत ही क्विक होता है, और ये पूरे प्लांट को एक ही समय पे बहुत ही कम समय में पूरे प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं। सो इस डिसीज़ का प्राइमरी इन्फेक्शन फ्लोरल इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है, एंड देन सेकेंडरी इन्फेक्शन शूट्स, फ्रूट्स एंड रूट स्टॉक में स्टार्ट होता है। तो ये था इस डिसीज़ का डिसीज़ साइकिल, एंड देन इसका फेवरेबल कंडीशन। इस डिसीज़ का फेवरेबल कंडीशन है वार्म एंड ह्यूमिड वेदर, और साथ ही साथ इस डिसीज़ के लिए फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो ये था इस डिसीज़ के डिसीज़ साइकिल एंड फेवरेबल कंडीशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट, कि इस डिसीज़ को किस तरह से ऑर्चर्ड में कंट्रोल किया जा सकता है। इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हम कल्चरल प्रैक्टिसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस में हमें जो इन्फेक्टेड पार्ट है, यानी कि जो इन्फेक्टेड शूट हैं या ट्विंग्स हैं या फिर जो कैंकर हैं, उन्हें हमें प्लांट से कट करके निकाल देना है, यानी कि उनमें प्रूनिंग कर देनी है। और प्रूनिंग हमेशा हमें जो इन्फेक्टेड पार्ट है, इन्फेक्टेड पार्ट से उसके नीचे तक 30 सेंटीमीटर तक के हेल्दी प्लांट को कट करना होगा, यानी कि विजिबल, जहाँ तक इन्फेक्शन विजिबल है उसके बाद भी आगे का 30 मीटर तक जहाँ पे सिम्टम विजिबल नहीं हो रहे हैं वहाँ तक के पोर्शन को हमें कट करके रिमूव कर देना है और डिस्ट्रॉय कर देना है। साथ ही साथ हम जो प्रूनिंग के लिए जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद 10% के सोडियम हाइपोक्लोराइड के कंसंट्रेशन में इसे डिप करके डिसइंफेक्ट कर लेना है, या फिर इसे स्टरलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हमें स्टरलाइज टूल्स को ही फील्ड में यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम फिर से कभी प्रूनिंग कहीं पे अगर प्रूनिंग कर रहे हैं किसी हेल्दी फील्ड में या हेल्दी ऑर्चर्ड में, प्लांट में, तो जो इन्फेक्टेड प्रूनिंग हमने की होगी इन्फेक्टेड प्लांट में, वहाँ से बहुत ईजिली वो टूल्स के थ्रू हेल्दी प्लांट में जा सकते हैं। इसलिए हमें टूल्स को हमेशा डिसइंफेक्ट करना है। इसके अलावा हम रेसिस्टेंट वैरायटी, ससेप्टेबल वैरायटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिस्टेंट वैरायटी में रेड एंड गोल्डन डिलीशियस बहुत ही अफेक्टिव वैरायटीज़ हैं फार्मर्स के लिए, एंड साथ ही साथ ससेप्टेबल वैरायटी में फूजी, गाला एंड पिंक लेडी आर वेरी इफ़ेक्टिव। ये थे इसके कल्चरल प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रैक्टिस। केमिकल कंट्रोल में हम स्प्रेइंग कर सकते हैं और बायो कंट्रोल भी एजेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में हम कॉपर सल्फेट, बोर्डिक्स मिक्सचर, स्ट्रेप्टोमाइसिन को ब्लॉसम पीरियड में स्प्रे कर सकते हैं। अगर ब्लॉसम में हमें इन्फेक्शन दिख रहा है तो हम कॉपर सल्फेट, बोर्डिक्स मिक्सचर या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन का 100 ppm के सॉल्यूशन को हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉसम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, इन्फेक्शन स्टार्ट होने से ही पहले उनमें एंटीबायोटिक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और कासुगामाइसिन को हम स्प्रे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डिसीज़ के लिए कंट्रोल करने के लिए अफेक्टिव है। डिसीज़ के रिप्रोडक्शन को यह सप्रेस कर देता है। ये था केमिकल कंट्रोल फॉर दिस डिसीज़। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या करना है, हमें यूज़ करना है बैक्टीरिया, यानी कि जो है सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो हम इस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हम एक बैक्टीरिया का ही यूज़ करेंगे, या फिर हम इसे एक ईस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया में हम यूज़ करेंगे सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस का A506 स्ट्रेन बहुत ही हेल्पफुल है, और इसे रजिस्टर किया गया है डिसीज़ को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए। एंड मार्केट में यह ब्लाइट बैन A506 के नाम से मिलता है। साथ ही साथ हम ऑरियोबैसिडियम पुलुलेंस
ईस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ब्लॉसम को ब्लॉसम में जो जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो हम ब्लॉसम में इस तरह से इन पर्टिकुलर केमिकल्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स को स्प्रे करके हम जो ब्लॉसम है उसमें इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, क्योंकि जो मेन इन्फेक्शन है वो ब्लॉसम के थ्रू ही प्लांट में एंटर करता है। पर याद रहे, हमेशा हमें केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ही हमें बायोलॉजिकल एजेंट को यूज़ करना है, और हो सके तो उनमें कुछ 10 से 15 दिन का इंटरवल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम केमिकल पहले यूज़ करते हैं तो जो हमारे बायो कंट्रोल एजेंट है वो सेफ़ रहते हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट के बाद में केमिकल यूज़ करते हैं तो जो हमारे केमिकल्स है वो हमारे बायो एजेंट्स को भी किल कर सकते हैं, क्योंकि बायो कंट्रोल एजेंट्स भी बायोटिक एजेंट्स हैं एक तरह। सो इसलिए हमें केमिकल्स को पहले एंड देन बायो एजेंट्स को यूज़ करना चाहिए। तो ये था फायर ब्लाइट। अब नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी पाउडर मिल्ड्यू। पाउडर मिल्ड्यू ये डिसीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्चिड्स में, क्योंकि ये डिसीज़ भी बहुत ही कॉमन है विंटर के सीज़न में, जो कि फार्मर्स को इससे डील करना पड़ता है। और यह डिसीज़ एक बार फील्ड में आ जाए तो ये बहुत ईजिली और फास्टली स्प्रेड होती है, बहुत ही फास्टली स्प्रेड होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस डिसीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। सो मेनली इस डिसीज़ के सिम्टम्स जो होते हैं वो लीव्स एंड इमेच्योर बर्ड्स पे, शूट्स पे देखने को मिलते हैं। लीव्स पे मोस्टली पाउडर मिल्ड्यू के जो सिम्टम्स होते हैं वो लीफ के अपर सरफेस को देखने को मिलते हैं, बट एप्पल में यह डिसीज़ प्लांट के लीफ के अंडर सरफेस में देखने को मिलते हैं। तो जो पाउडरी मासेस होती हैं वह लीफ के अंडर सरफेस पे ग्रेइश कलर के पाउडरी मासेस फॉर्म करती है, वाइट टू ग्रे कलर के, जो कि स्टार्टिंग में स्मॉल पैचेस के रूप में फॉर्म होती है और धीरे धीरे ये स्प्रेड होने लगती है। इनका जो पैचेस होते हैं उनका साइज़ बढ़ने लगता है, जिससे जो लीफ होती है वह अपने एक्चुअल साइज से लंबी और नैरो रहती है, और जो मार्जिन रहते हैं इसके कर्ल्ड रहते हैं, यानी कि जो लीफ रहती है वो अपवर्ड साइड पूरी तरह से कर्ल्ड हो जाती है। तो जब हम लीव्स को देखते हैं तो वह बंद दिखती है। सो ये होता है लीफ में सिम्टम्स पाउडरी मिल्ड्यू का। एंड देन ट्विंग्स भी जो होते हैं इसमें वह भी पूरे पाउडरी मासेस से कवर हो जाते हैं इस तरीके से। एंड अफेक्टेड जो आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये बहुत ही अर्ली अगर इन्फेक्शन करता है अर्ली स्टेज में, तो ये जो पूरा जो फ्रूट्स रहते हैं, एप्पल के फ्रूट्स रहते हैं, वो उनकी जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है, वो स्मॉल रह जाते हैं और वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, उनमें भी पाउडरी मासेस देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो एप्पल का सरफेस होता है वो रफ़ हो जाता है। अगर नर्सरी स्टेज में इस डिसीज़ का इन्फेक्शन होता है तो वुड बहुत ही ईजिली अफेक्ट होते हैं, जो कि जो फॉर्मेशन ऑफ वुड है वो उनमें प्रॉब्लम आती है, उनका स्ट्रक्चर और शेप बिगड़ जाता है। तो इस तरह से यह डिसीज़ का सिम्टम्स लीव्स और फ्रूट्स में देखने को मिलता है, और यह एक फंगल डिसीज़ है जो कि कॉज होती है पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिका से। सो ये था इस डिसीज़ का सिम्टम। अब नेक्स्ट है इसका पैथोजन। सो इस डिसीज़ में भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर डेवलप होते हैं। आप ये जो स्ट्रक्चर है ये है इसके कोनिडिया, जो कि चेन में कंटिन्यूसली एक चैन में फॉर्म होते हैं एंड एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं कोनिडिया। एंड जो कोनिडिया होती है वो बहुत ही शॉर्ट स्टॉक्स रहती है, यानी कि इसमें जो कोनिडिया प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ही एक लंबी चैन में प्रोड्यूस हो रही है, जबकि जो कोनिडियोफोर है वो नीचे बहुत ही छोटे छोटे शूट्स में रहते हैं। कोनिडिया हाईलाइन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कलरलेस है, एक वाटर के ड्रॉप के समान दिख रहे हैं, इसीलिए हम इसे हाईलाइन कह रहे हैं। तो जो कोनिडिया है वह हाईलाइन है, जो कि 20 to 38 into 12 माइक्रोमीटर पर एक सिंगल कोनिडिया का साइज़ होता है, और यह फिब्रोसिन बॉडीज कंटेन करके रहते हैं। सो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पोडोस्फेरा ल्यूकोट्रिका। एंड देन नेक्स्ट है इसका सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज में पैथोजन एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करता है, जो कि एस्कोकार्प में प्रोड्यूस होता है। आप देख सकते हैं एस्कोकार्प, जो सेकंड इमेज है यह है
ये एस्कोकार्प है। एस्कोकार्प जो रहते हैं वो आपस में ग्रुप में बंच में फॉर्म होते हैं एंड बहुत ही डेंस रहते हैं। इनका जो साइज़ होता है वह 75 to 96 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है और ये बेसिकली इसमें एपिकल एंड बेसल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं कि जो लंबे लंबे इसमें स्ट्रक्चर है यह अपेंडेजेस हैं इसके, एंड मोस्टली जो इसका शेप होता है वो राउंड शेप का ही होता है। देन एस्कोकार्प कंटेन करते हैं एस्कोस्पोर और एक सिंगल एस्कोस्पोर 8 एस्कोस्पोर को प्रोड्यूस करता है और ये एस्कोस्पोर इलिप्टिकल शेप के होते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो 22 to 36 इंटू 12 to 15 माइक्रोमीटर होता है। तो ये था इस पैथोजन का एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसका डिसीज साइकिल। यह डिसीज़ मेनली इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो डॉर्मेंट माइसीलियम के द्वारा होता है जो कि वेजिटेटिव बर्ड्स या फ्रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं। एंड देन इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन विनबॉर्न कोनिडिया के द्वारा होता है, यानी कि जो पाउडरी मासेस फॉर्म होते हैं प्लांट में इस वह बहुत ईजिली ही एयर के कांटेक्ट में आके स्प्रेड हो जाते हैं और इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इन्फेक्टेड बर्ड से जो डॉर्मेंट माइसीलियम ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं यहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है एंड धीरे धीरे जब उनमें कोनिडिया फॉर्म होता है, कोनिडिया फॉर्म होने के बाद वो शेप लीफ सब में इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है, सिम्टम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। देन जैसे ही पाउडरी मासेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं मींस वहाँ पे एस्कोकार्प भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है जो कि एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करता है। सो ये वाइट पाउडरी स्ट्रक्चर एस्कोकार्प में एस्कोस्पोर प्रोड्यूस किए रहते हैं और धीरे से यह एयर के कांटेक्ट में आके रिलीज़ हो जाता है और नेक्स्ट सीजन में डॉर्मेंट पीरियड में चला जाता है ताकि वह फिर से इन्फेक्शन को स्टार्ट कर सके। मोस्टली जो इन्फेक्शन है वह शूट्स और ब्लॉसम बर्ड्स पे रहता है। तो ये था इसका डिसीज साइकिल। देन इसका फेवरेबल कंडीशन, इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है डिसीज़ के डेवलपमेंट के लिए जो कि है 19 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी अराउंड 88% इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर दिस डिसीज़। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट में हम रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। रेसिस्टेंट वैरायटी में महाराजा, छुंट, गोल्डन चाइनीज़, यंटार्का एंड डॉलगी जैसे वैरायटीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें यह डिसीज़ जो कि ये वैरायटीज़ पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेसिस्टेंट है। देन फील्ड में ऑर्चर्ड में सैनिटेशन में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। सैनिटेशन जितने भी इन्फेक्टेड पार्ट हैं उनको जो ऑर्चर्ड से हमेशा टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर इन्फेक्टेड ट्विंस हैं तो उन्हें भी फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए प्रूनिंग के थ्रू। साथ ही साथ हम लाइम सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं एंड वेटेबल सल्फ़र का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लूमिंग होने से पहले लाइम सल्फ़र का एप्लीकेशन करना चाहिए एंड इसके अलावा डिनोकार्प को 0.15% अमाउंट में हम स्प्रे कर सकते हैं या फिर उसकी जगह हम वेटेबल सल्फ़र का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड पाउडरी मिल्ड्यू में वेटेबल सल्फ़र ही एक ऐसा केमिकल है जो कि इस डिसीज़ को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। हमारा जितने भी एप्पल के डिसीजेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम किसी अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।